हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा सिराजुद्दौला वाला टॉपिक चल रहा था। उसमें हमने इतना देखा था कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर अटैक किया है और कलकत्ता को प्राप्त कर लिया। प्राप्त करने के बाद ये खबर किसके पास पहुंची है? क्लाइव के पास पहुंची है। और क्लाइव ने दोबारा कलकत्ता पर अटैक करके कब्जे में ले लिया है कलकत्ता को। ठीक है, यहाँ तक की बातें हमने देखी थी। उसके बाद से अलीनगर की संधि हो गई थी और सिराजुद्दौला ने क्लाइव की सारी बातें मान ली थी। यहाँ तक की बातें हमने लास्ट वीडियो में देख ली है। आज हम उसके आगे की बात देखने वाले हैं। तो अब क्लाइव क्या करने वाला है, एक हेडिंग यहाँ पर बना रहा हूं मैं। नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। क्या क्या कहानी थी, बस एक लाइन में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लास्ट वाले पार्ट में। पहले जो ये कलकत्ता था, ठीक है, पहले जो कलकत्ता था ये सिराज के अंडर में आ रहा था, यानी सिराजुद्दौला के अंडर में आ रहा था। दूसरे बार में क्या हुआ, कलकत्ता पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जब अंग्रेजों ने कब्जा किया फिर दस्तक का इस्तेमाल वो गलत तरीके से करने लगे थे। दस्तक के बारे में भी आप लोगों को बता चुका हूं। तो अंग्रेजों के अंडर में कलकत्ता आ गया, ये पहली घटना हो गई, ये दूसरी घटना हो गई। फिर तीसरे बार में क्या किया था, सिराजुद्दौला ने इसको अपने अंडर में ले लिया, कलकत्ता को फिर से जीत लिया। आप लोगों को बताया था 4 तारीख को अटैक किया, 16 तारीख को अटैक किया, फिर 20 तारीख को अटैक किया था। और इसके बाद से कुछ अंग्रेजों को काल कोठरी में डाल दिया था, 146 लोगों को, जिसमें से 23 केवल जिंदा बचे थे। ठीक है, उसको काल कोठरी की घटना बोला गया था। तो सिराज ने कलकत्ता को जीत लिया। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को जीत लिया तो चौथी बार में क्या हुआ, अंग्रेज फिर यहाँ पर आ गए, यानी अंग्रेजों में क्लाइव फिर से आ गया और कलकत्ता को अपने अंडर में लिया। साथ में सिराजुद्दौला से एक संधि कर लिया। उस संधि का नाम था अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि में सिराजुद्दौला ने प्रॉमिस किया कि मैं अब परेशान नहीं करूंगा, दस्तक का इस्तेमाल करने दूंगा, किलेबंदी वगैरह करने दूंगा। यहां तक की बातें पिछले वीडियो में हमने देख ली थी। आज कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, ये वाला टॉपिक है हमारा, नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों का षड्यंत्र। देखिएगा, ये जो कलकत्ता वाला एरिया है ये अंग्रेजों के अंडर में आ चुका है। अंग्रेजों के अंडर में मतलब क्लाइव के अंडर में आ चुका है। ठीक है, अंग्रेजों के अंडर में आना मतलब क्लाइव ने ही ऐसा काम किया था। लेकिन ये जो क्लाइव था केवल कलकत्ता से संतुष्ट होने वाला नहीं था। ये जो कलकत्ता था केवल इसको नहीं चाहिए था, इसको क्या चाहिए था, पूरा का पूरा बंगाल चाहिए था। क्लाइव को पूरा का पूरा बंगाल चाहिए था और बंगाल के बाद इसको पूरा का पूरा भारत पर अपना आधिपत्य जमाना था। ठीक है, तो इसका सपना बहुत दूरदृष्टि वाला था, दूरगामी इसका प्रयत्न था कलकत्ता के लिए। तो क्लाइव कलकत्ता पर तो कब्जा कर लिया है, बट ये पूरा बंगाल चाह रहा है और बंगाल के बाद पूरा का पूरा भारत ये चाह रहा है। इस पूरे बंगाल को प्राप्त करने के लिए, ये तो बात की बात हो जाएगी, इस पूरे बंगाल को प्राप्त करने के लिए क्लाइव ने क्या किया, षड्यंत्र का सहारा लिया, कॉन्स्पिरेसी का सहारा लेगा। और क्या करता है, इसके लिए इसने नवाब के करीबी लोगों को अपनी तरफ मिलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो भी नवाब के करीबी लोग थे उनमें कुछ लोगों का नाम याद रख लेंगे। पहला नाम है मीर जाफर, दूसरा नाम है राय दुर्लभ, तीसरा नाम है मानिक चंद, चौथा नाम है अमी चंद या अमीन, पांचवा नाम है, नंबरिंग कर दे रहा हूं, पहला नाम है, दूसरा नाम है, तीसरा नाम है, चौथा नाम है, पांचवा नाम है फतेह चंद या जगत सेठ, छठवां नाम है खादिम खां, सातवां नाम है
राजवल्लभ, आठवां नाम है कृष्ण वल्लभ, नौवां नाम है घसीटी बेगम, 10वां नाम है शौकत जंग, 11वां नाम है यार लतीफ। तो 11 लोग ये हो गए। चाहे तो एक्स्ट्रा में भी 2 नाम याद कर सकते हैं। 12वें में आप क्लाइव को रख सकते हैं और 13वें नंबर में आप वॉटसन को रख सकते हैं। ठीक है, यानी ये 13 लोग ये तो बाहरी लोग हैं। बाकी ये जो लोग थे ये नवाब के करीबी लोग थे, नवाब के नवाब के आसपास रहने वाले लोग थे और नवाब इन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया करता था। नवाब कौन? सिराजुद्दौला। मीर जाफर कौन था? इसमें से जो बड़ा चेहरा है वो याद रखेंगे, मीर जाफर, राय दुर्लभ, और इसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है वो है अमी चंद का। देखिएगा क्यों ऐसा बोल रहा हूं। अब मीर जाफर के बारे में जानिएगा, ये नवाब का कौन है? सेनापति है। और दूसरा, ये क्यों इसका साथ दे रहा? क्योंकि ये स्वयं नवाब बनने की इच्छा रख रहा है। ठीक है, नवाब बनने की इच्छा रखा हुआ है। राय दुर्लभ कौन है? ये सेना नायक है, यानी सेना को लीड करता है ये। ठीक है, सेना नायक है ये। मानिक चंद है कलकत्ता का प्रभारी। अमी चंद या अमीन कौन है? ये धनी व्यापारी है। जगत सेठ कौन है? ये बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर है। ठीक है, यानी ब्याज दे करके, मतलब कर्ज दे करके, लोन दे करके ब्याज कमाने वाला काम करता है, एक तरह से बैंक का काम करता है। ठीक है, खादिम खां कौन है? तो खादिम खां सेना का अधिकारी है, ज्यादा बड़ा अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेना का ज्यादा भाग इसी के अंडर में आता है। ठीक है, इन दोनों के बाद इसका नंबर आता था। राजवल्लभ कौन है? ये हिंदू राजा है। कृष्णवल्लभ कौन है? ये भी हिंदू राजा है। ये पिता है राजवल्लभ और कृष्णवल्लभ उसका पुत्र है, यानी ये दोनों पिता पुत्र है। घसीटी बेगम कौन है? ये मौसी है सिराजुद्दौला की। शौकत, देख रहे हो कितने करीबी लोग षड्यंत्र में शामिल है। शौकत जंग कौन है? पूर्णिया का नवाब है। यार लतीफ कौन है? ये भी सेना का अधिकारी है। ये सारे लोग यहां पर षड्यंत्र में शामिल है। अब देखिएगा यहां पे कुछ बातें। शौकत जंग को बाहर निकाल चुके हैं हम। क्यों निकाल चुके हैं? क्योंकि आपने इससे पहले वाली वीडियो में देखा होगा, शौकत जंग को सिराजुद्दौला ने मनिहारी के युद्ध में मार दिया है, तो इसका टॉपिक क्लोज हो चुका है। घसीटी बेगम ये जो है महल में कैद है, सिराजुद्दौला ने इसको महल में रख दिया, लेकिन अंदर से षड्यंत्र कर रही है, बताती है इसके रूटीन के बारे में बाहरी लोगों को। इसके बाद से यहां पर एक नाम लिया था अमी चंद के बारे में, इसको आप लोगों को याद रखना है। क्लाइव सबसे पहले कांटेक्ट करता है किससे? अमी चंद से, क्योंकि ये कौन है? धनी व्यापारी है। व्यापारी का मतलब उस समय ये घर घर जा करके सामान पहुंचाने का भी काम करता था, लोग इसके यहाँ भी आते थे। ठीक है, तो सभी लोगों को ये जानता था कौन व्यक्ति कैसा है, कौन कितने दाम में बिकने वाला है, किसके मन में कैसी मंशा पल रही है। ठीक है, तो क्लाइव सबसे पहले अमी चंद से मिलता है और अमी चंद से मिलने के बाद अपनी पूरी बातों को अमी चंद के सामने रखता है। किन बातों को? कि मुझे नवाब के सबसे करीबी लोगों को बताओ कौन कौन लोग हैं और उनकी मीटिंग मुझसे कराओ, जिस कारण से मैं क्या करूं? नवाब को हरा पाऊं, नवाब को मार पाऊं, नवाब को गद्दी से हटा पाऊं। तो अमी चंद ने बोला ठीक है मैं ऐसा करूंगा,
मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं क्योंकि सारे लोगों का कांटेक्ट मुझसे है और मेरा कांटेक्ट तुमसे हो गया, यानी मैं मीडिएटर की तरह काम करने को तैयार हूं। सारे लोगों को मिलवा दूंगा मैं तुमसे, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। अमीचंद ने बोला क्लाइव से कि मेरी दो शर्तें हैं, दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी कंडीशंस है? पहला, कि जब भी तुम ये काम कर लोगे, यानी सिराजुद्दौला को तुम हरा दोगे, तो मुझे सिराजुद्दौला के खजाने का 50% चाहिए। यानी सिराज के खजाने का, शाही खजाने का 50% मुझे दे देना, और इसके बाद से कमीशन के रूप में 30 लाख रुपए भी दे देना। ठीक है, ये बातें बोला अमीचंद। ठीक है, अमीचंद ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इन सारे लोगों से मीटिंग करवा दूंगा, लेकिन बदले में क्या लूंगा? मुझे 50% नवाब के खजाने से चाहिए और 30 लाख रुपए कमीशन के रूप में चाहिए। अब देखना क्लाइव क्या ऐसा करेगा। जिस चीज के लिए वो खुद लड़ रहा है, ये संपत्ति के लिए, शासन के लिए, वो किसी और को दे देगा क्लाइव? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब आगे क्या करेगा क्लाइव? क्योंकि बताया हूं, इसको अंग्रेजी गीदड़ कहते हैं। ठीक है, एकदम चापलूस टाइप का व्यक्ति है, चतुर व्यक्ति है ये, किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता सिवाय अपने। ठीक है, तो अब देखिएगा क्या करेगा। इतनी बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो अमीचंद की क्या क्या शर्तें थी? जो अमीचंद है उसने क्लाइव से क्या शर्त रखी थी? दो शर्त रखी, नवाब के खजाने का 50% और 30 लाख रुपए कमीशन, ये शर्त रखी। अब अगर क्लाइव ना कह देता तो अमीचंद उसका काम नहीं करता। तो क्लाइव ने क्या किया? अमीचंद को इन दोनों शर्तों के लिए हां बोल दिया। ठीक है, यानी जो जो क्लाइव ने कंडीशन रखी थी, सॉरी, जो जो अमीचंद ने कंडीशन रखी थी, तो क्लाइव ने उन सभी पर एक बिग यस कह दिया, एक बड़ा हाँ कह दिया। इसने कहा कि आप मुंबई आ सकते हैं। ठीक है, मतलब इसने बोला कि हम तुम्हारी सारी शर्तें मान रहे हैं। अब शर्त के लिए सारी चीजें लिखित होती थी, तो क्लाइव ने क्या किया? एक पत्र बनवाया। ठीक है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो, संधि पत्र बनवाया, और संधि पत्र में इस शर्त को लिख दिया। यानी एक पेपर ऐसा करके बनवाया, इस पेपर का जो कलर था वो रेड कलर का था। ठीक है, इसमें इसने लिख दिया सारी शर्तों को, यानी 50% की शर्त हो गई और 30 लाख की शर्त हो गई। इस कागज में लिख दिया, और इस कागज पर 3 लोगों के सिग्नेचर होने थे, क्योंकि 3 लोग पार्टिसिपेंट थे यहाँ पर। एक था अमीचंद, उसने सिग्नेचर कर दिया। दूसरा था रॉबर्ट क्लाइव, इसने सिग्नेचर कर दिया। और वॉटसन था, इसने सिग्नेचर नहीं किया। वॉटसन ने सिग्नेचर नहीं किया। जब वॉटसन ने सिग्नेचर नहीं किया तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? वॉटसन का डुप्लीकेट सिग्नेचर कर दिया। ये रेड पेपर था। ठीक है, अब बोलोगे सर जी डुप्लीकेट सिग्नेचर क्यों किया था वॉटसन, क्यों नहीं सिग्नेचर किया? क्योंकि इन्हीं लोगों की सारी बातें थी। तो ये जो रेड कलर का पेपर बनाया गया था, ये फॉल्स पेपर था, झूठा पेपर था, क्योंकि इसमें जो भी शर्तें लिखी जाएंगी मानी नहीं जाएंगी। जो ओरिजिनल पेपर था, वास्तविक जो पत्र था, उसमें कैसी शर्तें लिखी हुई थी? उसमें मीर जाफर, यहां पर बताया था मीर जाफर नवाब का सेनापति है और वो खुद भी नवाब बनना चाहता है। तो इसमें लिखा हुआ था, इस पेपर में, इस पेपर का कलर था वाइट, सफेद या श्वेत कलर का पेपर था ये, और इसमें लिखा था कि अगर मीर जाफर नवाब बन जाए, यानी इसमें लिखा था मैं मीर जाफर अगर नवाब बन गया तो क्या क्या शर्तें मैं मानूंगा या क्या क्या सुविधाएं दूंगा। तो इसमें लिखा था मैं अंग्रेजों को सारी सुविधाएं दूंगा। ठीक है, दूसरा इसमें शर्त में लिखा हुआ था कि कलकत्ता में किलेबंदी करने दूंगा। तीसरा, कासिम बाजार और ढाका में किलेबंदी करने दूंगा, यानी यहां पर आधिपत्य अंग्रेजों का ही कब्जा मान लूंगा। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है। चौथे में बोला कि तुमको सिक्के ढालने दूंगा।
तुमको दस्तक का इस्तेमाल करने दूंगा, तुमको सेना रखने दूंगा, ये सारी चीजें दूंगा। साथ में ये भी बोला कि मैं तुमको पर्याप्त धन दूंगा। पर्याप्त धन मतलब क्लाइव को भी देगा और क्लाइव के जो अधिकारी हैं उन्हें भी देगा। ये सारी शर्तों को लिखा गया था व्हाइट वाले पेपर में। और व्हाइट वाला पेपर कैसा पेपर था? यही ओरिजिनल पेपर था, यही वास्तविक पेपर था। यही जो था कैसा पेपर था? ये वास्तविक पेपर था। देखे कितना शातिर है क्लाइव। क्लाइव ने शर्त मान ली लेकिन वो पेपर डुप्लीकेट था। अब ये वाले पर तीनों के सिग्नेचर हो गए। किसके किसके हो गए? मीर जाफर का हो गया सिग्नेचर, रॉबर्ट क्लाइव का सिग्नेचर हो गया और वॉटसन का भी सिग्नेचर हो गया। यहां पर तीनों का सिग्नेचर हो गया। बट यहां पर एक नहीं किया था क्योंकि झूठा पेपर था और इसको क्लाइव ने इसको भी नहीं बताया था कि झूठा पेपर, इसलिए वॉटसन हट गया कि भाई इतना सारा पैसा देने के लिए क्लाइव भाई साहब क्यों तुम तैयार हो गए हो। लेकिन क्लाइव जानता था कि अगर मैं बात बोल दूं हो सकता है बात वॉटसन बता दे या कहीं और से पता चल जाए, तो वॉटसन को भी नहीं बताया था। अब जब ये शर्त पर सिग्नेचर कर दिया अमीचंद ने, तो अमीचंद ने सभी लोगों से रॉबर्ट क्लाइव की मीटिंग करवा दी। रॉबर्ट क्लाइव से जैसे मीटिंग करा दी, रॉबर्ट क्लाइव ने सभी लोगों से बातचीत कर ली। रॉबर्ट क्लाइव के टीम में सभी लोग आ गए और जब सभी लोग टीम में आ गए, यानी रॉबर्ट क्लाइव, इधर था रॉबर्ट क्लाइव और उधर नवाब के सारे करीबी लोग थे, ठीक है। बीच में मिलाने वाला अमीचंद था। अमीचंद ने दोनों को आपस में मिला दिया। अमीचंद का काम खत्म हो चुका, यानी इसका अब रोल खत्म हो गया इस मूवी से। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, उस झूठे पेपर पर सिग्नेचर के बाद, काम करवाने के बाद अमीचंद को मरवा दिया। अमीचंद को मरवा दिया, ठीक है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा, ठीक है। तो अमीचंद को मरवा दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव है और नवाब के सारे सहयोगी एक ही टीम में हैं, ठीक है। अब ये एक ही टीम में रह करके क्या करने वाले हैं? सिराजुद्दौला के विरुद्ध युद्ध लड़ने वाले हैं और उस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। यानी अब हम देखेंगे प्लासी के युद्ध को, जो कि अगली वीडियो में होगा। इतनी बातें उम्मीद कर रहा हूं समझ में आई होंगी। कुछ और भी काम किया था, जैसे ही मीर जाफर नवाब बन गया तो साथ में 24 परगनों की जमींदारी भी दिया, जिसको क्लाइव की जागीर कहा जाता है। ये भी सारे काम किया था। उसको एक बार गद्दी पर बैठा देते हैं मीर जाफर को, फिर सारी बातों को देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो आप लोगों को क्या बताया हमें, बस इतनी बातें याद रखेंगे। पिछली वीडियो में सिराजुद्दौला कलकत्ता पर कब्जा किया, कलकत्ता पर दोबारा अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और सिराजुद्दौला से संधि कर ली। उनमें से क्लाइव जो था केवल कलकत्ता नहीं चाह रहा है, उसको पूरा का पूरा बंगाल चाहिए। तो आज वाले में हमने क्या देखा, पूरे बंगाल के लिए वो नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र के तहत नवाब के करीबियों को अपने साथ मिला रहा है। नवाब के करीबियों में सारे लोगों का नाम बता दिया आप लोगों को। नाम बताया था मीर जाफर, रायदुर्लभ, मानिकचंद, अमीचंद, जगत सेठ, खादिम खां और उसके बाद से यार लतीफ, उसके बाद से फतेह चंद। अच्छा, फतेह चंद के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग को यहाँ नाम लिखवाया था मैं, फतेह चंद और यहीं पर जगत सेठ, ये नाम लिखवाया था मैं आप लोगों को। तो ये जो फतेह चंद है, ये इसका नाम था, फतेह चंद नाम था। और ये जो जगत सेठ है, ये उसकी उपाधि थी। यानी फतेह चंद की उपाधि जगत सेठ है। और ये उपाधि देने वाले व्यक्ति का नाम कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला। यानी मोहम्मद शाह रंगीला ने फतेह चंद को जगत सेठ की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब देखेंगे कैसे सिराजुद्दौला को इन लोगों के साथ मिल करके रॉबर्ट क्लाइव हराएगा, मारेगा और सत्ता पर मीर जाफर को बैठाएगा, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझाने में कामयाब रहा, समझ में आया होगा तो सपोर्ट करिएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय, टेक केयर, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।